नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के कंझावला कांड पर। सबसे पहले आपको ये बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले में क्या हुआ है। आज के विशेष में हम दिल्ली के कंझावला कांड की एक एक डिटेल पर चर्चा करेंगे। राजधानी दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी की रात अंजलि की जिस निर्ममता से हत्या या फिर हादसा हुआ, उससे जुड़ी अब तक की एक एक करके जो वीडियो सामने आ चुकी हैं और यकीनन आप सभी ने वो वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखी होंगी। उन सभी का जिक्र करेंगे। आपने इस घटना की सबसे बड़ी गवाह यानी अंजलि की सहेली निधि को भी सुना होगा और फिर पुलिस के उस बयान को भी सुना होगा जिसमें पुलिस खुद के हाथ कानून से बंधे होने की बात कह रही है। यानी पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि हमारे पास चूंकि इस घटना से जुड़ा कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा है, हम आरोपियों पर धारा 302 नहीं लगा सकते। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या ऐसे जघन्य अपराध के लिए घटना का मोटिव होना जरूरी है? क्या आरोपी का मृतका से जान पहचान होना जरूरी है और तभी कानून की नजर में ऐसी घटना को हत्या माना जाएगा? क्या चश्मदीद का बयान कोई मायने नहीं रखता? क्या सीसीटीवी फुटेज कोई मायने नहीं रखते? अगर हां, तो हमारा भारतीय संविधान यही कहता है, तो फिर क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब ऐसे अपराध के लिए कानून में बदलाव की जरूरत महसूस होनी चाहिए? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंजलि की हत्या हुई या फिर ये हादसा है? अंजलि की सहेली कैसे बनी पहेली? पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या हत्या के लिए मोटिव होना जरूरी है? क्या निधि का बयान कोई मायने नहीं रखता है? जानबूझकर मारा तो क्यों नहीं 302 धारा? दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी की रात जिस निर्ममता के साथ बीच सड़क कार में फंसी अंजलि की मौत हुई है, उसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान है। सोचने पर मजबूर है कि एक हार्ड मांस वाला इंसान कितना क्रूर हो सकता है। ये पता होते हुए भी कि कार के नीचे कोई इंसानी शरीर फंसा है, गाड़ी को आगे बेखौफ बढ़ाता रहा। कहने को तो भारत में जानवरों को मारने पर भी सख्त कानून बना है, लेकिन इस बात पर सिर्फ हैरानी हो रही है कि दिल्ली पुलिस ऐसे बड़े अपराध के खिलाफ मोटिव नहीं होने का हवाला देते हुए धारा 302 लगाने से मना कर रही है। अब जरा सोचकर देखिए ना कि एक बेटी सड़क पर कार में फंसी घसीटती जा रही है, जिस्म से रूह का साथ छूटता जा रहा है, लेकिन कार सवार युवकों के सिर पर न्यू ईयर की मौज मस्ती का खुमार ऐसा कि इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि कार रोककर लड़की की जिंदगी बचा ले। दिल्ली के इन हैवानों ने करीब 12 किलोमीटर तक कार के नीचे फंसी अंजलि को घसीटा है। अब जरा कल्पना कीजिए किस पीड़ा से गुजरी होगी अंजलि, कितनी चीखी चिल्लाई होगी, मदद की गुहार लगाई होगी और फिर इस बेरहम दुनिया से रुखसत हुई होगी। लेकिन पुलिस कह रही है कि चूंकि हमारे पास हत्या का कोई मोटिव नहीं है, हम आरोपियों पर धारा 302 नहीं लगा सकते हैं। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हो सकता है दिल्ली पुलिस के हाथ कानून से बंधे हों, हो सकता है कि पुलिस अपनी इस घटना की गहनता से पड़ताल कर रही हो सकता है कि 6 आरोपियों को पकड़कर पुलिस अपने सीनियर की नजर में बड़ा भी बन जाए, लेकिन क्या इन सब से उस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? क्या अंजलि की आत्मा को कभी शांति मिल पाएगी? क्या अंजलि के परिवार को कभी शांति मिल पाएगी?
क्या इस पीड़ा से किसी बेटी, किसी परिवार का दिल कभी शांत हो पाएगा, जो किसी भी वजह से घर से बाहर निकलती है? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा ऐसे कानून का जो बेटी को इंसाफ दिलाने में असमर्थ दिखते हैं? अरे साहब, अंजलि जिस समय कार में फंसी होगी, बहुत संभव है कि डर की वजह से कुछ देर बाद ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया होगा। लेकिन उसकी आत्मा इस बात के लिए हमेशा डरती रहेगी कि बीच सड़क किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। इतना ही नहीं, अंजलि जिस दोस्त पर भरोसा कर रात को निकली थी, उसने भी दोस्ती को कलंकित कर दिया और इस घटना के बारे में किसी को सूचित नहीं किया। क्या पता समय रहते निधि के प्रयास अंजलि की जान बचा लेती। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? क्योंकि वजह क्या मैं थी? बहुत सवाल ये ज्यादा खड़ा डर हो। गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर। खैर, अब तो अंजलि इस दुनिया को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ी बहस को जन्म जरूर दिया है कि क्या अब देश में कड़े कानून की जरूरत नहीं है कि आगे ऐसी कोई घटना दोहराई ना जाए, और अगर हाँ, इस पर हुक्मरानों को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए ताकि फिर कोई अंजलि ऐसी घटना की शिकार ना हो। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला जैसे जैसे करके सामने आ रहा है, इस घटना से जुड़ी तमाम वीडियो सामने आ रही हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर सच्चाई छिपाई कहाँ जा रही है और अभी तक पेच कहाँ फंसा हुआ है, पुलिस के सामने क्या चुनौती है, इन तमाम एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रेणु भाटिया जी, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। रेणु माथुर जी हमारे साथ जुड़ रही है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। रेणु माथुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रशांत यादव, सीनियर एडवोकेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। हमारे सहयोगी विनय सिंह भी दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। विनय, सबसे पहले तो अभी तक की जो अपडेट मिल रही है आज इस पूरे मामले में, वो आपके जरिए जानना चाहेंगे, उसके बाद हम तमाम मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बिल्कुल अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी आरोपी हैं, ये भी बताया जा रहा है कि जो 7वां आरोपी था, ये पुलिस के मुताबिक ये खबर आ रही है कि उसने भी सरेंडर कर दिया है। यानी कि 5 आरोपी जो गाड़ी में बैठे थे वो तो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में थे, और बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं, एक छठे आरोपी को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि 7वें आरोपी ने भी सरेंडर कर दिया है। यानी कि 7 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का यह कहना है कि जो कि निधि, जो कि अहम आई विटनेस है, जिसने सारी घटना को देखा है, उसके आधार पे उसके बयान दर्ज किए गए हैं, उसके आधार पे जांच चल रही है और जल्दी चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। चार्जशीट कब तक पुलिस दायर करेगी, हालांकि ये देखना होगा, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी गुत्थी को सुलझाया जाएगा और चार्जशीट दायर की जाएगी। लगातार रोज एक नए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में परतें दर परतें खुलती जा रही है। सबसे पहले ये पाया गया कि जो मृतिका है अंजलि, वो स्कूटर पे अकेली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें पता चला कि निधि, जो कि मृतिका के साथ उस दिन थी, वो भी थी। उसके बाद अन्य जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, चाहे वो गाड़ी के नीचे मृतिका के फंसने का हो या फिर आरोपियों द्वारा गाड़ी के नीचे झांक कर देखने का कि कोई फंसा है या नहीं, ये भी पता चला कि सभी आरोपी ने गाड़ी एक जगह छोड़ी, फिर जो गाड़ी का मालिक था वो गाड़ी ले गया। ये तमाम सीसीटीवी फुटेज कड़ी दर कड़ी पुलिस जोड़ रही है, गुत्थी सुलझा रही है। पुलिस का कहना है कि जब भी सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पीड़िता के जो परिवार हैं, यानी कि मृतका का जो परिवार है, पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि आरोपी पर सजा जो है वो 302 के तहत, यानी कि हत्या के तहत होनी चाहिए। ये मांग लगातार पीड़ित परिवार कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी धाराएं 302 के तहत नहीं लगी है, इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ और सामने आता है तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ये लगातार अब तक का घटनाक्रम रहा है। राजनीति भी इस पे तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी
तमाम दिल्ली में जितनी पार्टियां हैं एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणाएं भी की गई हैं पीड़ित परिवार की तरफ से। बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। परिवार इस मामले में जो सियासत हो रही है उस पर भी आएंगे और पीड़ित परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। विनय बने रहे हमारे साथ। रेणु भाटिया जी, पहला सवाल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे ले रही हूँ कि एक बेटी जो किसी भी काम से घर से बाहर देर रात निकली, उसकी सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। ये पूरा मामला जैसे सामने आया था उसके बाद इसका एक एक एंगल बदलता हुआ चला गया, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच या फिर पीड़ित महिला के साथ, उस अंजलि के साथ जो उसकी सहेली थी, उस पूरे रोल को आप कैसे देख रही हैं? और इससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से क्या सवाल खड़े नहीं हो जाते? क्योंकि अभी तक पुलिस की जांच में जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस क्या कहीं कंफ्यूजन में है या किसी तरह के दबाव में है। दो तीन दिन से पूरा आप लोग दिखा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने कई बातों को सामने आप लेकर आए हैं कि किस तरह से गाड़ी के नीचे वो फंसी और किस तरह से वो घसीटते हुए ले गए। इससे जघन्य अपराध, इससे बुरी सोच, इससे बुरी बात और हो नहीं सकती। कितना भी आप नशे में हो, कितना भी आप गाड़ी बंद हो, ठंड हो, अगर एक जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है, जैसे कई लोगों ने पहले भी इस बात को कहा है, तब भी आप जो है आपकी गाड़ी। रेणु जी, माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहूँगी। आपकी जो आवाज़ है उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है। आपके पास लौटेंगे और आप स्क्रीन पर हमारे साथ बने हुए। रेणु माथुर जी आपके पास आ रहे हैं। इस पूरी घटना को, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखिए, सवाल कई बार ये भी उठा दिया जाता है कि एक महिला अगर देर रात घर से बाहर थी तो क्यों थी, किसके साथ थी। इससे घटना का एंगल क्या नहीं लगता है चेंज हो जाता है? जिस तरीके से पहली नज़र में ये घटना सामने आई थी, ये पूरी वारदात सामने आई थी, उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जांच की जो तेज़ी होनी चाहिए थी वो इस की बजाय इस पूरे मामले में एंगल को बदलने की तेज़ी हो रही है। जी शारदा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस सारे घटनाक्रम की, एक तो कुछ हद तक पुलिस की जो कहते हैं स्लो वर्किंग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट कर रही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कैसे मान रही है पुलिस की ये हत्या नहीं है, चाहे वो इंटेंशनल है चाहे अनइंटेंशनल, इट इज मर्डर। और जो वुमेन सेफ्टी की जो बात है वो तो हमारे बहुत एक बड़ा सवाल है, दिल्ली में भी और अदरवाइज बहुत सारे एरियाज में। एक तरफ हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, उनको काम करना चाहिए। अब दिल्ली जैसे शहर में जो देश का की राजधानी है, अगर वहां पे औरतें सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, अब हम जजमेंट पास करते हैं कि वो इवेंट मैनेजर थी, उसने ड्रिंक करी हुई थी, वो रात को कहां से आ रही थी। निर्भया का केस एक एग्जाम्पल है। हम ये सब जजमेंट पास करने से पहले एक सिंपल एक जो हमारा नजरिया होना चाहिए, दिस इज मर्डर। जब उनको मालूम था गाड़ी में कुछ है, कुछ फंसा हुआ है, और वो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे जी, तो दे वेरी वेल न्यू कि कुछ दिक्कत है, तो वो क्यों नहीं रुके? उन्होंने क्यों नहीं देखा कि क्या दिक्कत है? कमिश्नर साहब खुद बता चुके हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि आरोपियों को पता था कि उनकी गाड़ी में फंसी हुई है लड़की, उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी को बार बार चलाया है, घुमाया है। इससे तो सीधे सीधे ये साबित हो जाता है कि जानकारी होने के बावजूद उन्होंने लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उसको, ये मर्डर है जी। हाँ, उसको बचा सकते थे, रोक सकते थे, खुद पुलिस को बुला सकते थे। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कानून भी तोड़ना है, गाड़ी छोड़ के भाग जाते, लड़की तो बच जाती। जिस इंसान ने पुलिस को कांटेक्ट किया वो किसी ना किसी तरीके से, वो बच्ची चाहे किसी भी हालत में होती, हॉस्पिटल तो पहुंच जाती। दे मेड श्योर शी डाइड। उन्होंने पूरा अच्छी तरह से ठोक बजा के करा कि वो बचे ही ना। और फिर ये मर्डर कैसे नहीं है, ये 302 के अंदर कैसे नहीं आता, मेरा तो ये सवाल है। ठीक है, इस पर हम विनय सिंह से एक बार बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत यादव जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन विनय,
एक एक करके जिस तरीके से पूरे मामले के वीडियो सामने आए, पहले बताया जा रहा था कि अंजलि स्कूटी पर घर से बाहर निकली काम के लिए, उसके बाद उसकी सहेली का बयान सामने आया और सहेली ने कई बयान इस तरीके से दिए कि सभी हैरान हैं कि उसके साथ सहेली का मर्डर या ये कहें कि मौत हो जाती है, उसके बाद वो सीधे घर चली जाती है। अब एक और लड़के का वीडियो जो सामने आया, उसका बयान भी सामने आने लगा है। उसने बताया कि किस तरीके से पैसों को लेकर शायद झगड़ा हुआ था। आज पुलिस की जो जांच की दिशा है वो किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आ रही है? रोज नए वीडियो आ रहे हैं, इसलिए पुलिस की जांच भी रोज नई हो रही है। जिस तरह से एक नया वीडियो सामने आया जिसमें कि दिखा कि एक बाइक पर एक लड़का है और साथ में ये दोनों लड़कियां, जिसमें जो कि मृतका भी है और उसकी सहेली निधि भी है, उससे भी बातचीत की गई। पुलिस ने उससे भी इंटेरोगेट किया, उससे भी बातचीत की, तो उसका भी ये कहना था कि झगड़ा हुआ था, पैसों को लेकर हुआ था। लेकिन ये जो तमाम बातें हैं, पुलिस जरूर रोज नए सीसीटीवी ला रही है, रोज बातों को घुमा रही है, लेकिन जो असली मुद्दा ये है कि जो पांचों आरोपी है उनकी इंटेंशन थी या नहीं, ये लगातार पुलिस भी अभी क्लियर नहीं कर रही है। जब किसी को पता है कि किसी की गाड़ी के नीचे कोई है, बाकायदा जब गाड़ी रोकी गई, नीचे देखा गया कुछ है कि नहीं, और जब उन्हें उसके बाद गाड़ी छोड़ी तो ये साफ था कि उनको पता था गाड़ी के नीचे कोई है। टक्कर लगी है और उसके बाद अगर उनमें कहीं भी इंसानियत होती तो टक्कर लगने के बाद गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी के बाद देखते कि जिसको चोट लगी है, स्कूटर टूटा है या फिर उसके पास जो स्कूटर पे था उसको चोट लगी है या नहीं। ये सभी चीजें जानबूझकर भी की गई है और इसलिए पुलिस का, हालांकि पुलिस अभी तक इन तमाम बातों को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि अभी धारा जो लगी है वही लगी है। पुलिस भी अभी लगातार गोल गोल इस बात को घुमा रही है, इसलिए हर कोई ये जानना चाहता है, खासतौर पर जो पीड़ित परिवार है वो ये जानना चाहता है कि धाराएं कमजोर क्यों लगाई, और शुरू से ही पीड़ित परिवार ये कह रहा है। पुलिस की इंटेंशन पे भी इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के पास गवाह है, बयान है, सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी चीज़ें साफ हो रही है कि पांचों लड़के को पता था, उनको इस बात का आभास था कि गाड़ी के नीचे कुछ है, कोई फंसा हुआ है। तो अमूमन किसी की गाड़ी भी अगर लड़खड़ा के चलती है तो वो देखता है कि गाड़ी में, और इसीलिए विनय, इसीलिए सूर्य समाचार पर हम लगातार, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं, 6 सवाल भी लगातार दिखा रहे हैं। इन सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक रिपोर्ट दरअसल अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि इस घटना को देखकर बस यही कहने को दिल कहता है कि पथरीली सड़क भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर पत्थर दिल है। सड़क सिर्फ जिस्मों को खरोच सकती है, उन्हें बेजान बना सकती है, उन जिस्मों को रूह से आजाद कर सकती है, मगर जब सड़क की वही जकड़न जिस्म के रास्ते दिल में उतर जाए तो फिर उस मौत को कोई ताउम्र नहीं भुला सकता। और ये रिपोर्ट आपको कुछ इसी तरह का एहसास कराएगी। कंझावला कांड पर सबसे बड़ी गवाही, मृतका की दोस्त के दावों में कितनी सच्चाई? क्या अंजलि की सहेली सब कुछ सही बता रही है या फिर कुछ छिपाने का हो रहा है प्रयास? अंजलि की सहेली बनी सबसे बड़ी पहेली। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मृतका अंजलि की सहेली निधि अपने बयान से एक पहेली बन गई है? इसे समझने के लिए सबसे पहले उस बयान को सुनना जरूरी है जिसे निधि ने मीडिया के सामने दिया। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? क्योंकि वजह क्या मैं थी? बहुत सवाल ये ज्यादा खड़ा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर। सुना आपने इस पूरे बयान में निधि की एक बात जो उसे संदिग्ध बना रही है, वो ये है कि इस घटना से जुड़े पूरे वाक्य के बारे में बताते हुए निधि के चेहरे पर कहीं कोई शकन नजर नहीं आता। निधि की जुबान एक बार को लड़खड़ाती भी नहीं दिखी। और तो और निधि बार बार इस बात पर जोर देती है कि वो घटना के समय बेहद डर गई थी, इसीलिए किसी को नहीं बताया। अब जरा सोचकर देखिए कि राह चलते 2 दोस्त किसी एक के साथ बड़ा हादसा हो जाए और दूसरा दोस्त वहीं खड़े होकर पूरी घटना को इत्मीनान से देखे और फिर बड़े आराम से घर लौट जाए और 2 दिन बाद मीडिया के सामने आकर पूरा वाकया बताए। पहली नजर में ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा।
लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर, मत कर, मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। निधि बता रही है कि उसकी सहेली अंजलि नशे की हालत में थी। ऐसे में उसने अंजलि को गाड़ी चलाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी और स्कूटी खुद चलाने लगी। चलो एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए तो क्या निधि का ये फर्ज नहीं बनता था कि हादसे के बाद गाड़ी चालक को रोकने का प्रयास करती या फिर पुलिस को इस बारे में सूचना देती? ये भी मान लेते हैं कि वो डर की वजह से ऐसा नहीं कर पाई, तो भी निधि के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि उसने किस वजह से घटनास्थल पर किसी से मदद मांगना उचित नहीं समझा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि चाहे लड़की हो या फिर लड़का, किसी अनहोनी के समय सबसे पहले चिल्लाकर मदद मांगते हैं, लेकिन निधि की जुबान से निकले ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें घटना के बाद निधि अपने घर पहुंचती दिखती है और रात के अंधेरे में दरवाजा पीटती नजर आ रही है। बता दें कि इस पूरी घटना पर निधि ने यह भी कहा कि गाड़ी चला रहे लड़के नशे की हालत में थे और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। बावजूद इसके आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी। जाहिर है निधि का ये बयान आरोपियों को सजा दिलाने में मददगार साबित होगा। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। आपको बता दें कि 1 जनवरी की रात को स्कूटी सवार युवती अंजलि को कार सवार कुछ युवकों ने टक्कर मार दी। हादसे में अंजलि कार के नीचे टायर के पास फंस गई और आरोप है कि कार सवार युवक जानबूझकर गाड़ी को बिना रोके कई किलोमीटर तक उसे घसीटते रहे और तड़प तड़प कर अंजलि ने दम तोड़ दिया। इस घटना से जुड़ी एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि समय रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि नए साल के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होने का दावा किया गया। उधर परिजनों ने रेप के बाद हत्या का भी आरोप लगाया था, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में आरोप गलत साबित हो गया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। इस एक और रिपोर्ट के जरिए हमने पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम बयान सामने आए, वीडियो सामने आए और एक एक करके खुलासे जो हो रहे हैं उस पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत यादव जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, तमाम आपने केस देखे होंगे जिसमें इस तरह से डेवलपमेंट हुई होगी। इस केस के शुरुआत से लेकर अभी तक आप आरोपी किसे देख रहे हैं? जो लोग गाड़ी चला रहे थे, जिन्हें पता था कि उनकी गाड़ी में एक लड़की फंसी हुई है, इसके साथ ही वो लड़की जो बार बार अजीब तरह के बयान दे रही है, कैसे इस पूरे मामले में आप कानूनी एंगल देख रहे हैं? अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन एक बहुत प्राइमरी स्टेज पे है। अभी पुलिस ने जो दावा किया है कि ये एक एक्सीडेंट है, ये भी एक प्राइमरी एलिगेशन है। जांच के बाद ही पुलिस के दावा को वेरीफाई किया जाएगा कि ये एक मर्डर है या ये एक एक्सीडेंट केस है। अभी इस केस में मर्डर की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उस लड़की का कहना, जो उसकी दोस्त, कि ये लड़के जानते थे कि गाड़ी के नीचे कोई है, और अगर ये बात सच है तो यह केस 302 में साबित होता है। इसमें 302 में चलाया जाएगा, ना कि एक्सीडेंट में। सो अभी इन चीजों की वेरिफिकेशन होनी है, जांच होनी है। जो लड़की कह रही है वो सच कह रही है या वो अपने आप को बचाने के लिए कह रही है,
इन सभी विषय पे जांच होके फिर इस बात को रूल आउट किया जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट है, मर्डर है। मेरे नजर में अभी यह केस मर्डर के एम्बिट से बाहर नहीं गया है। सबसे जरूरी पहलू, अगर ये लड़की जो उसके साथ बैठी है वो ये कहती है कि चलाने वाले कार चालक और गाड़ी में बैठे लड़कों को ये पता था कि नीचे कोई है और कार को आगे पीछे जानबूझकर किया गया, तो यह केस 300 एक्सीडेंट के तहत नहीं चल सकता, यह केस एक्सीडेंट में चलता है। क्योंकि सेक्शन 300 आईपीसी में एक भी बॉडी इंजरी अगर कॉज की जाती है और जिससे मुलजिम को यह पता हो कि वो उससे उसकी जान जा सकती है, तो वह केस मर्डर में ही चलेगा। इसलिए इस समय इसे यह कह देना कि ये सिंपली एक एक्सीडेंट केस था, ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस था, ये केस नहीं लगता। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस डीपली करेगी और करनी भी चाहिए। जो ये लड़की गवाह बन के अब सामने आई है, इसके रोल को भी बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर इस रोल के बाद इसको एसेस करना चाहिए कि वेदर इट्स अ केस ऑफ एक्सीडेंट या ये केस मर्डर का है। बिकॉज इसमें एक यंग लड़की की जान गई है, दूसरा वो ब्रूटली मर्डर्ड है, तीसरा इसमें डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के अटेम्प्ट्स हैं जो कि बहुत संगीन जुर्म है। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे साथ। जांच पे गहनता से जांच यानी इस होनी बात से चाहिए। इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें इस पूरे केस में अभी जांच के बाद हत्या का मामला भी बन सकता है, आप ये कह रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। रेणु भाटिया जी आपके पास आ रहे हैं और मैं समझना चाहूंगी इस पूरे मामले में अंजलि की वो सहेली जो उसके साथ मौजूद थी, जो बयान जब देती है तो वो कहती है कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई थी, लड़की की गलती है। यानी किसी की भी अगर सहेली की हम बात करते हैं जिसके साथ वो सेलिब्रेशन के लिए गई है या फिर उसके साथ भरोसा करके उसके साथ गई है, तो सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि उसे लड़की लड़की कहकर वो बयान दे रही है, उसका रोल आपको किस तरह का लगता है? उसमें संदिग्धता क्या नजर आ रही है? देखिए, मुझे अगर स्पेसिफिकली उस लड़की का रोल पूछते हैं तो वाकई बड़ा लापरवाह रोल लग रहा है, क्योंकि अगर वो उसकी फ्रेंड थी, उससे पहले वो किसी इवनिंग सेलिब्रेट करने इकट्ठे गए हुए थे और एक ही स्कूटी पे गए थे, और उसके बाद यदि अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि एक्सीडेंटली स्कूटी पे लग गई और वो लड़की खुद भी गिरी और अंजलि भी गिरी, तो उस लड़की का फर्ज बनता था, निधि का, कि वो तुरंत चिल्लाती, गाड़ी को रोकती, कुछ ना कुछ ऐसा भाग कर करती कि एक लड़की फंस गई है नीचे, बचाने की कोशिश। मतलब उसने इस तरह का कोई एक्शन नहीं किया और आज 2 दिन के बाद कह रही है कि मैं डर गई और ऐसा। तुम्हारे डर ने एक तुम्हारी दोस्त की जान ली, तो तुम कैसी दोस्त हो? एक तो ये मेरी नजर में उस लड़की का रवैया बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छा नहीं था। एक अच्छे नागरिक वाला, एक अच्छे दोस्त वाला तो बिल्कुल नहीं रहा। दूसरी बात, वो कभी कुछ 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ अपनी बातों को चेंज करना, और इतनी दोस्त की इतनी निर्मम हत्या हो जाए या इतनी निर्ममता से उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके माथे पे शिकन नहीं आ रहा, तो ये हमें सोचना होगा कि क्या बात है जी। तीसरा, पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसके आगे की कार्रवाई सख्ताई से की जाए। चाहे वो एक्सीडेंट था, चाहे मर्डर था, लड़की की जान गई है, दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जैसा अभी वकील साहब कह रहे थे कि आईपीसी सेक्शन 300 के तहत बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है कि इस तरह से एक भी जख्म हो जाना आपके डैश से बिल्कुल वो उस धारा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अगर पता लगने के बाद उन्होंने 3-4 बार गाड़ी को आगे पीछे किया जिससे कि वो लड़की पूरी तरह से मर जाए और कोई सबूत ना रहे, ये उससे भी ज्यादा ब्रूटलनेस है। तो मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले, जैसा कि प्रयास हो रहा है। ठीक, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस से भी निवेदन करूंगी, निष्पक्षता से हमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि एक बच्ची की हत्या हुई है और ऐसा करने में और कई बच्चियां कितना सुकून फील करेंगी कि उनके लिए कोई है बात करने वाला, अगर इस केस को न्याय मिलता है। और लड़कों ने जो दरिंदगी दिखाई है जी, उस दरिंदगी का कोई
जो है उसका कोई सॉरी बिल्कुल, नहीं है, एक उसका सोशल कोई एंगल है, sorry उस पर भी बातचीत करेंगे। रेणु जी बने रहे हमारे साथ, रेणु माथुर जी के पास भी जाएंगे। लेकिन विनय, सबसे पहले जब ये मामला सामने आता है तो क्या नहीं लगता कि पुलिस ने जल्दबाजी करी बयान देने में कि एक्सीडेंट का केस है? उसके बाद परिवार की तरफ से रेप की भी बात कही गई कि क्योंकि लड़की की डेड बॉडी जिस तरीके से मिली थी उसकी वजह से परिवार को रेप की आशंका नजर आ रही थी। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की जाती है तो ये बताया जाता है कि लड़कों को पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर नहीं आता जिस पर सवाल उठ रहे हैं? और देखिए, पहले ही दिन से शारदा जी, आपको बता दूं कि पहले ही दिन से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो पीड़ित परिवार उठा रहा हो या फिर समाज सेवी उठा रहे हो। हालांकि पुलिस ने अब तक अभी इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं कही है, बल्कि पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। पुलिस का कहना है कि 1 तारीख की ये घटना है और 1 हफ्ते के भीतर सभी आरोपियों को हमने अपने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और खासतौर पे जिस निधि की बात हो रही है, जो कि मृतका के साथ थी, उसको एक बार भी पुलिस ने शक के घेरे में नहीं लिया है। जो भी वो बात बता रही है पुलिस उस पर विश्वास कर रही है, चाहे वो उसने इसी सवाल पर अगर मैं हम आ रही निधि थी के बयानों को क्योंकि देखें तो लड़की निधि साथ के मौजूद बयानों थी। से ऐसा निधि लग की हम बात कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से निधि के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है, भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो साथ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के दौरान उसने देखा और वो वहां से चली गई। ये अपने आप में एक अलग जांच का विषय है। उस पर पुलिस अभी तक क्यों नहीं बोल रही है कुछ भी? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और निधि को लेकर अभी तक पुलिस ने एक बार भी शक नहीं किया है, बल्कि पुलिस उसकी लगातार बात मान रही है। निधि जिस तरह से मीडिया के सामने आई, पुलिस को उसने बताया कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। पुलिस निधि के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से पाक साफ है, सारी गलती अंजलि की है। निधि लगातार इस बात को बता रही है कि बयान भी जो उसने दिए कि अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी, वो लगातार अपने स्कूटर चलाने की जिद कर रही थी। अगर गहराई से जांच की जाए, एक एक पहलू को जोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें निधि की भी गलती पाई जाएगी। निधि की गलती ये सबसे बड़ी, चूंकि जो बातें सामने दिख रही है उसने किसी को नहीं बताया। ये हम बिल्कुल मान सकते हैं कि अगर किसी तरह का एक्सीडेंट किसी के सामने होता है तो वो थोड़ी देर के लिए होपलेस हो सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन इतना भी कोई होपलेस नहीं हुआ कि वो अपना घर चले जाए, सुबह तक किसी को ना बताए। किसी ना किसी को ये जरूर उसको बताना चाहिए था, इवन अपनी मदर को, अंजलि के परिवार को, यहाँ तक तो पुलिस को बता देना चाहिए था या किसी दोस्त को बता देना चाहिए था। ये भी संदेह की बात है इस पूरे मामले में विनय की, क्योंकि निधि बताया जा रहा है कि अपने परिवार से पिछले 10 सालों से अलग रह रही थी। दूसरी तरफ अंजलि की मां कह रही है कि वो निधि को नहीं जानती थी, किन लोगों के साथ गई थी ये भी उससे जानकारी नहीं है। तो इस बात की भी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। प्रशांत जी, जरा हमें ये समझाएं कि जब अपराध इस तरह का होता है, कानून क्या कहता है इस पूरे मामले में? जब इस तरह का अपराध होता है, जिन लोगों की गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी थी उनके अलावा जो निधि साथ में मौजूद थी, उसने पूरी घटना को देखा और वहां से चली गई, और उसके बाद पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए था इस पूरे मामले में? निधि से किस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए थी? निधि पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए था जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा अभी तक होता हुआ? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से इस बात पे ध्यान दिलाऊं कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है जी। और जांच के लिए पुलिस के पास समय है, निर्धारित समय है। अगर पुलिस एक मर्डर केस की जांच करती है तो उनके पास 90 दिनों का समय है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। उस रिपोर्ट को पेश करने के दौरान पुलिस को, जो मेरा एक सजेशन है और जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए, खुद इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन नहीं करनी चाहिए जी। जो बवाल का विषय बना वो पुलिस का अपना खुद का इंटरप्रेटेड स्टेटमेंट है। इस स्टेज पे अपना इंटरप्रिटेशन या कॉम्प्रिहेंशन ना देने की बजाय उन्हें क्राइम सीन एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए जी। उनसे, उनके पास ही क्राइम सीन के एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस के एक्सपर्ट से ही निधि को एग्जामिन कराना चाहिए और उसके बाद उसकी ट्रूथफुलनेस को एसेस करना चाहिए। अगर ये करती है पुलिस तो उसमें रिलायबिलिटी भी ज्यादा है और वेरिएशन के चांसेस भी कम होते हैं। अगर ऐसा होगा तो एक जांच एक ठीक डायरेक्शन में जा सकेगी और एक पॉजिटिव आउटकम आ सकेगा। अब इस स्टेज पे किसी भी तरीके से मर्डर को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस के बयान से ऐसा अवगत होता है कि ये एक एक्सीडेंट है, परंतु इसमें बहुत सारे और विषय हैं जिसकी जांच अभी बकाया है। अगर निधि की स्टेटमेंट झूठी पाई जाती है
और कुछ और नए फैक्ट सामने आते हैं तो इस केस में 302 को भी इजाद किया जा सकता है और मुल्जिमों को फिर से दोबारा से रीअरेस्ट किया जा सकता है और रीअरेस्ट करके दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स अगेन। एक दोषियों का एक नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी साथ साथ करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट के बाद या ऐसे किसी भी हादसे के बाद चाहे गवाह हो चाहे दोषी हो, वो पूरी बातचीत करके ट्यूटरिंग के बाद एक स्टेटमेंट सामने लाते हैं जो कि वेल थॉट स्टेटमेंट होती है। प्रशांत जी, अगर हम उसको भी रूल आउट करने के लिए साइंटिफिक टेस्ट करने चाहिए। अगर हम आसान शब्दों में देखें तो पुलिस पर दो तरीके से यहाँ पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। पहला ये कि दावा किया जा रहा था कि नए साल के जश्न में किसी तरह की कोई कमी ना देखने को मिले, किसी तरह की लापरवाही ना हो, कोई हादसा ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम ये मान लेते हैं कि हर जगह पुलिस का होना जरूरी नहीं है, संभव नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी तक पिछले 5 से 6 दिनों में इस मामले में जांच हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होने की कमी नजर आ रही है। उस पर बातचीत करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक रिपोर्ट दरअसल अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के कंझावला कांड के बारे में हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया। नए साल की रात इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन दिल्ली के विशेष पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा जब मीडिया के सामने इस केस से जुड़ी जानकारी देने पहुंचे तो महज 90 सेकंड में बोलकर चले गए, जिसके बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इतना बड़ा कांड, सिर्फ 90 सेकंड बयान। सवालों के डर से भागी दिल्ली पुलिस। क्या दिल्ली पुलिस छिपा रही है सच्चाई? एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात, ये वही रात थी जब ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। तभी दिल्ली के कंझावाला में तड़के 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसे पढ़कर जश्न की सारी खुशी निकल जाए और मुंह से बरबस निकल पड़े कि भगवान ये क्या हुआ। जिसने भी इस घटना को जाना उसकी रूह कांप गई, सिर शर्म से झुक गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना अमन विहार में रहने वाली उस लड़की से जुड़ी है जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो 2 छोटे भाइयों के बेहतर कल और उसकी माँ के लिए नौकरी कर रही थी, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी और देर रात घर लौटी थी। जब वह घर नहीं पहुंची तो परिवार ने अगले दिन सुबह 8 बजे पुलिस को बताया। इसके बाद जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी टहल गई। माँ बेसुध हो गई, परिवार टूट गया। दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे एक बार फिर से दरिंदगी हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने सिर्फ 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण खुलासे के बारे में जानकारी दी और पत्रकारों के सवालों को अनसुना कर वहां से निकल गए। उन्होंने कहा, सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य सामने आया है कि घटना के वक्त स्कूटी पर 2 लड़कियां मौजूद थीं। दूसरी लड़की को कोई चोट नहीं आई थी और वह अपने घर चली गई। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। सागरप्रीत हुड्डा ने आगे कहा कि हमारे पास चश्मदीद गवाह मौजूद हैं जो पुलिस का सहयोग कर रही है। इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।
कंझावाला कांड में पुलिस शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। पहले दिन से ही पुलिस पर इस मामले में लापरवाही और दोषियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। अब मंगलवार को जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना पत्रकारों के सवाल लिए मात्र 90 सेकंड में वापस चले गए, उससे पुलिस पर तथ्य छिपाने का भी आरोप लग रहा है। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को अहम लीड हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात मृतका अकेले नहीं थी, उसके साथ एक लड़की और भी थी। बकायदा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक होटल के बाहर मृतका के साथ एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि स्कूटर पर उसके साथ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना जब हुई और जब एक्सीडेंट हुआ तो जो मृतका के साथ लड़की दिख रही है उसको किसी तरह की चोट नहीं लगी और वो चली गई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये लड़की पुलिस की जांच में सहयोग कर रही है। हालांकि कई सवालों के जवाब से बचती नजर आई दिल्ली पुलिस, लेकिन अब देखना है कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच जो जल्द खत्म होने की बात कर रही है कब तक कर रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुरी और जो थाना है वहां पर मृतका के परिजन और उनके परिवार की तरफ से भी एक नाराजगी भरा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद देर शाम गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी सौंपनी है। 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसको लेकर अभी पुलिस कह रही है कि चूंकि अभी जांच चल रही है और अभी जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। बाकायदा पुलिस उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है जो कि पूरे रास्ते में लगे थे, जहां जहां कार गई और जहां लड़की कार में घसीटती चली गई। अभी परिजनों के आरोपों को लेकर भी पुलिस नए एंगल से जांच कर रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। इस पूरे मामले को सामने आने के बाद 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी यही बाकी है कि ये हत्या थी या फिर हादसा, और इसी लिहाज से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। रेणु माथुर जी आपके पास आ रहे हैं कि शुरू दिन से जब ये केस सामने आया तो सवाल एक बार फिर से उठने लगा कि क्या दिल्ली की सड़कें अब तक सुरक्षित नहीं हो पाई हैं और पुलिस का जो एंगल होना चाहिए था वो क्यों लापरवाही भरा था। आप इस पूरे मामले को शुरू से अभी तक कैसे देख रही हैं? मेरे तो सिर्फ 2 या 3 सवाल हैं दिल्ली पुलिस से जी। चाहे वो लड़की अकॉर्डिंग टू उसकी जो दोस्त है निधि, चाहे वो लड़की ड्रंक थी, चाहे वो किस भी सिचुएशन में थी, ये फैक्ट है कि कार ने उसकी स्कूटी से टक्कर मारी। ये फैक्ट है कि वो लड़की कार में फंसी और जो कार में थे उनको मालूम था कि वो गाड़ी के पहियों में फंसी हुई है। तो इसमें लड़की पे सवाल उठाने का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। दूसरा, जो उसकी दोस्त निधि है, जब ये बात मीडिया में उछल गई वो तब ही क्यों सामने आई, तब उसका डर कहाँ चला गया। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर वो उसकी दोस्त है, जो रेणु जी ने भी सवाल उठाया है, अगर वो उसकी दोस्त है तो वो उसका नाम क्यों नहीं ले रही? व्हाई इज शी नॉट सेइंग कि मेरी सहेली अंजलि? वो लड़की लड़की कह के थर्ड उसमें क्यों बात कर रही है? जी, यानी उस पर भी आपको डाउट है, और ये डाउट मुझे लग रहा है हर कोई कर रहा है। जिस तरीके से बयान सामने आया रेणु जी, और जिस तरीके से उसके बाद लड़की के बयान बदलते हुए से भी नजर आ रहे हैं, उस पर सवाल है। आपके पास लौटेंगे रेणु भाटिया जी, क्योंकि महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं। तमाम जब केसेस इस तरह के सामने आते हैं आपके पास, तो उसमें एक एंगल होता है जांच को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अंजलि के परिवार के लिए फिलहाल क्या सिचुएशन देख रही हैं आप, और ख़ास तौर पर जो हमारा सामाजिक ढांचा इस तरह नज़र आ रहा है जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जब जांच का एंगल बदलता है, जैसा कि रेणु माथुर जी भी सवाल कर रही थी, तो निष्कर्ष तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिहाज से? देखिए, कई बार वाकई निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअल लोग जो गवाह होते हैं वो कई बार पहले, जैसे ये निधि कर रही है गलत चले जाना, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद मीडिया की बात पर उछलकर तब सामने आना, ये सारी इस तरह की बातें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। और पुलिस की भी कहीं कहीं लापरवाही कई बार आती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी सागर हुड्डा जी ने कहा कि अब वो लड़की कोऑपरेट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, मुख्य अधिकारियों को निधि से पूरी जानकारी लेकर और उन लड़कों को जो भी
उचित धाराओं के तहत सजा बनती है देनी चाहिए, ताकि ये बाकी लोगों के लिए सबब रहे कि इस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव का जो कानून हमने उल्लंघन किया है वो कभी नहीं करना। और इस तरह से बेरहमी को, अगर मतलब ह्यूमैनिटी को इतनी बुरी तरह से किल कर देना, मार देना, मुझे नहीं लगता ये कहीं का कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन लड़कों ने साबित किया है। अगर ये एक्सीडेंट भी है, वर्स्ट टू वर्स्ट हम बात करते हैं, इफ इट इज एक्सीडेंटली डन देन ऑल्सो दे शुड हैव बीन वेरी केयरफुल कि अगर कोई आवाज आ रही है, गाड़ी के नीचे कुछ फंसा है, देखा है, देखने के बाद भी उनको अगर लगा कि अरे ये तो कोई गाड़ी के नीचे आया, उसके बाद उनके भागने के बदले अगर वो उसको सपोर्ट करते तो शायद जो है उनके अंजलि पक्ष में बच कुछ जाती बात और जाती, एक बिल्कुल। बेटी हम गंवाने से बच जाते। परंतु जी जी बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से ये कहूंगी जरूर कि इस केस में पूर्ण रूप से न्याय करे, क्योंकि जिस परिवार की बेटी गई है, जैसा कि आपने अभी बताया अपने शब्दों में, कि वो परिवार की एक तरह से आय का स्रोत भी थी, और अब वो किस तरह से वो परिवार रहेगा या कैसे उनके साथ कितना कठिन समय रहेगा, ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। जाने वाला तो चला गया, चाहे कितनी बेरहमी से उसकी मौत हुई, लेकिन पीछे जो रह जाता है वो तड़प तड़प के जीता है। बिल्कुल। और प्रशांत जी, इस बात का जिक्र हो रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपने आप में अपराध है। कानूनी एंगल से हमें ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे मामले को, क्या ये एक वजह हादसे का रूप दे सकती है, इस पूरे केस को कमज़ोर कर सकती है कि इन लोगों ने शराब पी हुई थी गाड़ी में, इसलिए एक्सीडेंट हो गया और इस बारे में जानकारी नहीं मिली? क्या आपको लगता है कि किसी भी वजह से ये वजह केस को कमज़ोर कर सकती है? नहीं, किसी भी तरह से ये वजह मर्डर को खत्म नहीं कर सकती है। अगर उन्होंने शराब पी थी तो वो एक एडिशनल फैक्टर है पुलिस के पास ये दिखाने के लिए कि वो लोग खुद ऐसे काम कर रहे थे। उनको नॉलेज थी कि शराब पी के गाड़ी चलाने से वो खुद ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई बयान मुलजिम की तरफ से नहीं आया कि उन्होंने शराब पी है, वो एडमिट करते हैं। ये सिर्फ अभी एक इंटरप्रेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट पुलिस की है कि ये एक्सीडेंट दिखता है, जिससे प्रमा फसाए हम एक्सीडेंट कह रहे हैं या एक ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस कह रहे हैं। पर ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस के अलावा अभी बहुत सारे पहलू हैं जिनकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जांच होनी है। जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स चोटों के बारे में राय नहीं देंगे, जब तक उन लड़की के स्टेटमेंट को और लड़कों को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से एक्सपर्ट नहीं किया जाए के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जाएगा, एक निष्कर्ष पे नहीं आया जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को पूरा समय देना चाहिए और उनको ये प्रेशर होना चाहिए कि वो एक्सपर्ट्स की राय लें, एक्सपर्ट की मदद लें, ना कि खुद अपने आप को बचाने के लिए या अपनी किसी की कमी को छुपाने के लिए इस केस को एक ड्रंक एंड ड्राइविंग का रूप दें। मुझे ऐसा भी लगता है कि पुलिस खुद को छुपाने के लिए कि हमारी नजर के नीचे इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक लड़की को किलोमीटर्स तक ड्रैग किया गया। बिल्कुल। देखिए, एक्सीडेंट हो सकता था, एक्सीडेंट होना पॉसिबल था कि एक स्कूटी और एक कार का एक्सीडेंट हो सकता था। जो चीज मुश्किल लगती है वो उनकी लड़कों की नॉलेज इस बात की ना होना कि एक एडल्ट लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है, शी इज बीइंग ड्रैग्ड। ये बहुत नामुमकिन सी बात लगती है कि ड्राइवर को ये पूरे टाइम कई किलोमीटर्स तक ये महसूस नहीं हुआ दैट समथिंग इज स्टक, कुछ फंस गया है। एक छोटी सी चीज के फंस जाने के बावजूद भी एक ड्राइवर को पता लगता है कि टायर में या गाड़ी में कुछ ड्रैग हो रहा है। सो इन सब चीजों का अगर उन्हें नॉलेज थी तो इस केस को 302 में ट्राई करना चाहिए। अगर ट्रायल के बाद कोर्ट को किसी स्टेज पे लगता है कि नहीं ये एक्सीडेंट हो सकता है, ड्रंक एंड ड्राइविंग हो सकती है, तो कोर्ट के पास पावर्स होती हैं 302 से 304 या 304 पार्ट 2 या 304 ए आईपीसी में सजा की जा सकती है। यानी आपके हिसाब से पुलिस बिल्कुल, यानी इस सिचुएशन में, इस स्टेज पर ये मानकर चला जा सकता है कि ये मर्डर का केस है। और दूसरा, क्योंकि पुलिस पर हम सवाल इसलिए भी कर रहे हैं कि जिस चश्मदीद ने बताया कि इस पूरे हादसे को देखा, इस पूरे एक्सीडेंट को देखा, उसने कोशिश की पुलिस से संपर्क करने की। बताया जा रहा है कि जिस पुलिस कर्मी से संपर्क की वो खुद शराब के नशे में उस वक्त धुत पाए गए थे। बिल्कुल। इस समय इस केस को
मर्डर के तरह ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट भी इसी तरह से किया जाना चाहिए। इसको बहुत जल्दी एक एक्सीडेंट केस का रूप नहीं देना चाहिए जी। पूरी जांच के बाद, पूरे सबूत एकत्रित करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विनय, आपके पास आ रहे हैं। अब जरा ये समझाएं कि अब बाकी जो 2 बचे आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी तरफ निधि से पूछताछ हो रही है। जिस होटल से ये लोग निकले थे या वहां पर इनके कुछ और दोस्त मौजूद थे, जिसमें से एक आप सीसीटीवी फुटेज स्कूटी पर नजर आ रहा है, क्या उस होटल को लेकर कोई और अपडेट मिल रही है? वहां पर जो और साथी मौजूद थे वो कौन थे? वहां पर झगड़ा जो हुआ था उसके पीछे वजह क्या थी? क्या इसको लेकर कोई और जानकारी? देखिए, झगड़े की वजह क्या थी, हालांकि निधि की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहस हुई थी, लेकिन अभी तक पुख्ता बात ना तो पुलिस ने बताई है, ना निधि की तरफ से बताई गई है, ना फिर होटल मैनेजर की तरफ से, जिसने सबसे पहले ये बताया कि इन लोगों में आपस में बहस हुई थी, जिसके बाद इनको होटल से बाहर भेजा गया। इस पूरे मामले में एक बात और बता दूं कि जो सबसे खटकने वाली बात है, अमूमन जब भी इस तरह का केस होता है तो देखा जाता है कि जो अहम विटनेस होता है, पुलिस कभी भी उसके नाम का खुलासा नहीं करती, उसकी जो आईडी है वो जाहिर नहीं करती, ना ही उसको मीडिया के सामने आने देती है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि जैसे ही निधि को पुलिस ने पता किया, निधि से पूछताछ की, उसके सेम डे ही निधि सामने आई, मीडिया को बयान दिया, और ऐसा लग रहा था कि पुलिस चाहती थी कि निधि मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखे, और निधि ने वो बात कही जिससे कि लगा कि सारी गलती मृतका की है। ये बात जरूर खटक रही है कि इतने अहम गवाह को पुलिस ने आईडी कैसे जाहिर कर दी, कैसे मीडिया के सामने उसको आने दिया। निधि भी बेखौफ होकर मीडिया के सामने आई, सब कुछ बताई, सब कुछ बताया कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। ये बात जरूर खटक रही है, इसकी तरफ अभी तक हालांकि किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन निधि के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। उस ओए होटल के मैनेजर से भी पुलिस ने पूछताछ की है, जिसने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे ये लोग आए थे, उनके दोस्त थे, आपस में निधि और मृतका का झगड़ा हुआ, उसके बाद ये नीचे चले गए, वहां भी झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद ये लोग वहां से स्कूटर पे चले गए। ये तमाम पहलुओं पर अभी पुलिस ये जरूर कह सकते हैं कि मामला उलझाने में लगी हुई है, लेकिन जो असली वजह है वो पुलिस अभी तक सामने लेकर नहीं आई है। बहुत जरूरी एंगल पर मैं अपने मेहमानों से एक सवाल लेना चाहूंगी। रेणु जी, बहुत छोटी सी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। रेणु माथुर जी, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं कि नए साल का जश्न मनाने के लिए घर से बाहर निकलकर शराब पीना जरूरी है, शराब पीकर गाड़ी चलाना आम हो चुका है, जिसके लिए पुलिस को अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और इसको इतना आम तौर पर ले लिया जाता है कि ये सामान्य है, नए साल के जश्न पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं, या फिर शराब पीना बहुत सामान्य है। कैसे देखती हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? देखिए, शराब पीना और शराबी होना 2 अलग चीज है, एंड जब एक दायरा, एक लिमिट आप क्रॉस करते हैं तब इस तरह के हादसे होते हैं। अगर पुलिस ये कह रही है कि निधि और अंजलि का झगड़ा हुआ, तो फिर वो इकट्ठे उस पे स्कूटी पे कैसे जा रही थी? दूसरा, जिस शख्स ने पुलिस को रिपीटेडली कांटेक्ट किया और उसके पास अपनी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही जितनी निधि जिसकी स्टेटमेंट जैसे पढ़ी पढ़ाई लग रही है कि उसको लाया गया है कि तुम ये बोलो मीडिया के सामने। वो उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो लड़की उसने शराब पी हुई थी, वो सारा जो है वो कहते हैं कि सारा ठीकरा वो अंजलि पे फोड़ रही है, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मगर किसी भी तरीके से त्योहार को मनाने के लिए शराब पीना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक कल्चर बनता जा रहा है कि नशा हमारी सेलिब्रेशन का एक हिस्सा क्यों है, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। अपने परिवार के साथ अच्छी तरीके से भी खुशियां मनाई जा सकती हैं, और अगर आप दोस्तों के साथ भी हैं तो शराब कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है। अब इन लोगों ने शराब पी, इन्होंने उस लड़की की, इसीलिए रेणु जी, सामाजिक ढांचे पर सवाल उठते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आखिर इस तरह के जब वाकये सामने आते हैं तो उन पर बिल्कुल इसीलिए सवाल भी उठते हैं। एक आखिरी कमेंट रेणु भाटिया जी आपसे चाहूंगी, पूरे केस पर अभी के लिए आप क्या कहेंगे? एक ही बात कहूंगी कि पुलिस को इस जांच को गहराई से करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे वकील दोस्त ने कहा कि इट इज टू अर्ली टू डिसाइड एनीथिंग, सो आई वुड से कि निधि को कोऑपरेट करना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए। मैनेजर जो वहां के होटल के हैं वहां पर दोबारा से पूरी जानकारी लेनी चाहिए और डेप्थ तक इस केस के लिए जाना चाहिए,
क्योंकि एक मासूम जिंदगी का सवाल है जो कि एक एग्जाम्पल बन सकता है प्रिवेंशन का इन फ्यूचर फॉर द यंगस्टर्स। जी प्रशांत जी, हत्या या हादसा सवाल अभी तक बना हुआ है। मीडिया का जो रोल इस पूरे मामले में देख रहे हैं, क्या लगता है कि वो इस केस को किसी भी तरीके से प्रभावित कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इस केस से जुड़े जो तार है वो इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि मीडिया में मामला इतना उछल गया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही इस लड़की को कुछ न्याय मिलेगा, क्योंकि जब तक मीडिया इस केस को फॉलो करेगा और जब तक मीडिया इस केस की को फॉलो करके पुलिस से पूछताछ करेगा, पुलिस के पास स्टेटमेंट्स चेंज करने, एविडेंस छुपाने या बयान बदलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैं आपसे फिर भी ये अर्ज करना चाहूंगा, एक यंग लड़की की बहुत ब्रूटल हत्या हुई है, या ये ब्रूटल डेथ कह सकते हैं। इसके लिए मीडिया को जब तक जांच पूरी ना हो जाए जी, इस केस में पूरा योगदान देना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा यंत्र है जिससे पुलिस भी घबराती है और लोगों को ठीक इंफॉर्मेशन मिलती है। जो विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, इसी चर्चा की वजह से आज पुलिस एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास करेगी और तथ्यों को छुपाने का कम प्रयास करेगी। जैसा कि अभी आपके सामने आ रहा है कि एक ट्यूटर्ड और मोटिवेटेड, बिल्कुल हमारी कोशिश भी प्रशांत जी यही है कि इस तरह के मुद्दे उठे, कम से कम समाज जिन्हें देख रहा है, जिस पर सोच रहा है, जिस पर विचार कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मनों में सवाल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। रेणु माथुर जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल रहने के लिए। रेणु भाटिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, विनय बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कंझावला कांड से जुड़े तमाम अभी जो मामले हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं, एक एक कड़ी जिस तरीके से जुड़ती जा रही है, जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, उस पर भी अपडेट आपके सामने सूर्य समाचार पर इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।